गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पोषक तत्व। और पोषक तत्व के बारे में हमने जो 4 पोषक तत्व थे NPK और आपका मैग्नीशियम था और कैल्शियम था। 4 तत्व हमने पढ़ लिए थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आज हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो 4 तत्व हो गए N, P और K, और इसके बाद में क्या हो गया आपका कैल्शियम हो गया था। ठीक है, 4 तत्वों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हमारा जो तत्व चलेगा वो है हमारा मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम है। अब देखो, मैग्नीशियम जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब आप छोटी क्लासों में थे तब आपसे एक प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो MgO2 बनता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौधे की पत्तियों को जलाया जाता है तो भी क्या बचता है? वहाँ पर मैग्नीशियम बचता है। उसकी जो राख होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम पौधों के लिए कितना आवश्यक होता है। क्या होता है? कितना आवश्यक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम क्या करता है? पौधे में जो क्लोरोफिल बनता है उसके लिए महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य तत्व माना जाता है। किसमें? मैग्नीशियम किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। आपके जो पर्णहरित बनता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक, अनिवार्य तत्व माना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पौधे के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौधा होता है उसके अंदर सबसे प्रमुख जो कार्य होता है इसका, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। निर्माण में सहायक किसमें सहायक होता है? क्लोरोफिल निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो ये मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल निर्माण में तो सहायक होता ही होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह पर ये क्या होता है? सहायक होता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो तिलहन होते हैं, क्या होते हैं? तिलहन होते हैं। तिलहन में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। तिलहन में तिलहन के जो बीज होते हैं उनके निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो तिलहन में बीज निर्माण में सहायक। किसमें सहायक होता है? बीज निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पौधा है, पौधे के अंदर जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, और एक और है तिलहन में बीज निर्माण में सहायक होता है ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है ये गुणसूत्र निर्माण में सहायक होता है। गुणसूत्र निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? गुणसूत्र निर्माण में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। यहाँ पर हम बात करें कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो कमी के लक्षण यहाँ पर आप लिख सकते हो। कमी के लक्षण देखो, यदि पौधे में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो यहाँ पर कौन सा तत्व नहीं बनेगा? क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी? आपका जो जिसे आप लोग क्या कहते हो? क्लोरोसिस रोग कहते हो, हरिमहीनता कहते हो। क्या हो जाएगी? हरिमहीनता उत्पन्न हो जाएगी। किसकी कमी के कारण? मैग्नीशियम की कमी के कारण। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या होता है? क्लोरोफिल निर्माण में क्या होता है? बहुत ही आवश्यक तत्व होता है, या फिर मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके
पुरानी और निचली जो पत्तियां होती है उनके अंदर क्या होता है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जो पादप होता है, अब देखो यहाँ पर जो हरिमीनता उत्पन्न होगी वो सिराओं को छोड़कर, सिराएं तो हरी रहेगी, सिराएं तो हरी रहेगी, लेकिन सिराएं क्या रहेगी, हरी रहेगी, लेकिन हरिमीनता उत्पन्न हो जाएगी। मतलब आपने देखा होगा कि पत्ती किस प्रकार की आकृति की होती है। जैसे मान लो आप ये पत्ती ले लेते हैं हम, यहाँ पर इस प्रकार से हम ऐसे पत्ते ले लेते हैं, इसमें ऐसे ये सिराएं निकल गई। तो ये जो दिख रही है आपको मोटी मोटी चीज़ें, ये जो लाइनें दिख रही है मैंने बनाई है, ये जो लाइनें होती है ये सिराएं कहलाती है। और इन सिराओं को छोड़कर बाकी सारी पत्ती कैसी हो जाएगी, पीले कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी या बैंगनी कलर की हो जाएगी, लेकिन हरापन क्या हो जाएगा, इसके अंदर नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता है कि क्लोरोफिल निर्माण में क्या होता है, ये मैग्नीशियम सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरिमीनता उत्पन्न हो जाएगी, किसको छोड़कर, सिराओं को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हरिमीनता उत्पन्न होगी इसके साथ साथ और कौन से प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं यहाँ पर। तो हरिमीनता के साथ पादप में जो पुरानी वह निचली पत्तियां होती है, निचली पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे लिख लो, लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैंने पहले लिखवा दिया था आपको जब क्लासिफिकेशन करवाया था पोषक तत्वों का, तो उसमें लिखवा दिया था कि कौन से पोषक तत्व का कहाँ पर अधिक उपयोग होता है, कौन सा गतिशील होता है, कम गतिशील होता है, अधिक गतिशील होता है। तो इस आधार पर मैंने बता दिया था कि ये पुरानी और जो निचली पत्तियां होती है उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में यदि इसकी कमी होती है तो जो तंबाकू फसल होती है, तंबाकू की जो तंबाकू होती है, इसमें सैड्रोम रोग उत्पन्न होता है। सैड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। किसमें, आपका जो तंबाकू होता है उसके अंदर सैड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। किसमें, तंबाकू में। किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से यहाँ पर सैड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, सैड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में यदि यहाँ पर यदि कोई पशु होता है तो पशु क्या करता है, यहाँ पर घास चरता है। अब यदि पशु ऐसे चारागाह में जाता है जहां पर जिन पौधों में क्या है, मैग्नीशियम की कमी होती है, क्या होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, और मैग्नीशियम की कमी होने वाले जो घास फूस होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनका सेवन लगातार पशु करता रहता है। तो यहाँ पर ग्रास टेटेनी नामक पशु में रोग उत्पन्न हो जाता है। ग्रास टेटेनी रोग उत्पन्न हो जाता है। किसको खाने से, मैग्नीशियम की कमी वाले पौधों को लगातार सेवन करने से ग्रास टेटेनी रोग पशुओं में उत्पन्न हो जाता है। किसमें उत्पन्न हो जाता है, पशुओं में ग्रास टेटेनी रोग उत्पन्न हो जाता है। और किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी वाली फसलों को या पौधों को खाने से उसमें इस प्रकार का रोग हो जाता है। इसे कहते हैं पशुओं में मैग्नीशियम की कमी होना। पशुओं में किसकी कमी होना, मैग्नीशियम की कमी होना। ठीक है, तो ये आपका जो मैग्नीशियम है उसकी कमी के लक्षण कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अगला पोषक तत्व पढ़ते हैं। ये कौन सा पोषक तत्व हो गया, 4 हो गए थे, आपका पांचवा यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी हमें पढ़ने हैं कितने पोषक तत्व है, 14 है टोटल, कितने 17। 14 ही क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बुनियादी आधारभूत तत्व होते हैं उनके लक्षण या तो उनकी कमी होती नहीं है, कभी भी नहीं होती है, और जो उनकी कमी होती है तो पौधा ही नष्ट हो जाता है। फिर यदि कार्बन की कमी हो गई तो कार्बन क्या होता है, पौधे का अधिकतर भाग होता है, लगभग 40 से 45 या 50% के आसपास उसमें क्या पाई जाती है, पौधे में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब इतनी कार्बन की मात्रा यदि इसी की कमी हो गई तो पौधा बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, इसकी कमी पाई जाती है।
मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं सल्फर। 6 नंबर का पोषक तत्व है सल्फर। सल्फर का सिंबल क्या है? एस। ये मैग्नीशियम है। एक आता है मैग्नीज आता है एक, और एक क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसके अंदर देखते हैं कि जो सल्फर होता है वो तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो सल्फर है वो तेल निर्माण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? तेल निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सल्फर होता है वो तिलहन के लिए, बीज निर्माण और तेल निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। कौन सा? तिलहनों में बीज व तेल निर्माण में सहायक, तेल निर्माण में सहायक कौन होता है? सल्फर होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जो दलहन है, दलहन में बीज निर्माण में सहायक, या फिर आप कह सकते हो इसको कि आपकी जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? दलहन में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और तिलहन में क्या होता है? बीज व तेल निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि आपको पता है कि तिलहन में लगभग औसतन भी हम देखें तो यहाँ पर 20 से 25 या 25 से 30% क्या पाया जाता है यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो 20 से 30% तेल की मात्रा पाई जाती है। कोई सी भी तिलहन की फसल ले लो तो उनमें क्या पाई जाती है? 20 से 30% क्या पाई जाती है? तेल की मात्रा। अब तेल की मात्रा बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या हो जाएगा? बीज क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। तो बीज निर्माण में क्या है? ये सहायक है। और तेल निर्माण में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। दलहन में प्रोटीन निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। इसके बाद में इसकी कमी के लक्षण, अब जो कमी के लक्षण हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तिलहन होता है उसमें बीज निर्मित नहीं होंगे या तेल की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसकी कमी से तिलहन में तेल की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती है? तिलहन में तेल की मात्रा, तिलहन फसलें होती है उनमें क्या हो जाती है? तेल की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके प्रमुख लक्षण देखें तो लक्षण क्या होता है? देखो, सल्फर के जो लक्षण होते हैं, पत्तियां छोटी, वह दृढ़ बन जाती है। मतलब जैसे पत्तियां होती है तो वो कैसे होती है? बिल्कुल कोमल होती है। लेकिन इसकी कमी के कारण, सल्फर की कमी के कारण पत्तियां छोटी रह जाती है और कैसी हो जाती है? दृढ़ बन जाती है। यहाँ पर जो पैरव संधियां होती है वो छोटी हो जाती है। तो पैरव संधियां छोटी होगी, अरे सोचो, पैरव संधियां छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर पौधे का आकार भी क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा। पैरव संधियां तो लिख ही दिया, छोटी रह जाती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो चाय होती है, क्या होती है? चाय होती है। चाय में टी येलो रोग उत्पन्न होता है। इसकी कमी से चाय में टी येलो, या तो आप टी ऐसे लिखते हो, टी येलो रोग उत्पन्न होता है। मतलब कहने का मतलब चाय कैसे हो जाती है? आपकी पीली पीली हो जाती है, टी येलो रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसकी जो अधिकता होती है, क्या होती है? अधिकता होती है। अधिकता के कारण, इसकी अधिकता के कारण, ये तो कमी के कारण हो गए, और अधिकता के कारण देख लेते हैं। इसकी अधिकता हो जाती है यदि धान के खेतों में, किसमें? धान के खेतों में किसकी? सल्फर की अधिकता। अब सल्फर की अधिकता है वहां पर
तो जल की मात्रा H2O उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर सल्फर से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2S गैस बनती है। और H2S गैस के कारण धान में H2S गैस के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, अकोइची रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है रे, अकोइची रोग। देखो अधिकता के कारण, किसकी अधिकता की, सल्फर की अधिकता के कारण क्या होता है, ये सल्फर H2O से क्रिया कर लेता है और H2S गैस बाहर निकालता है। और ये गैस होती है, ये सड़ी मछली होती है, सड़ी मछली उसके समान लगती है। H2S गैस सड़ी मछली के समान बदबू देती है, मछली के समान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सड़ी मछली के समान जो बदबू आती है धान के खेतों में, वो किसके कारण आती है, तो H2S गैस के कारण। और जो अकोइची रोग हो जाता है उसके कारण धान में क्या होने लगती है, सड़ी मछली होती है उसके समान बदबू आने लगती है। किसके कारण, H2S गैस के कारण। किसके कारण, H2S गैस के कारण। यहाँ पर अब इसके जो लक्षण होंगे वो लक्षण कहाँ उत्पन्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फर के लक्षण, अब सल्फर के जो लक्षण होते हैं वो ऊपरी और नई पत्तियों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ऊपरी व नई पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद में ये हो गया आपका सल्फर भी कंप्लीट हो गया, 6 हो गए पूरे। टोटल कितने पढ़ाने हैं, 14 पढ़ाने हमें तो पढ़ने हैं। तो सल्फर के बाद में आता है आपका जिंक। सल्फर 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का आता है Zn जिंक। सल्फर, अब हम पढ़ रहे हैं जिंक, Zn जिंक रे जिंका मत कर लेना, जिंक आएगा। ठीक है, अब देखो जो जिंक होता है, जिंक की कमी के कारण कौन से लक्षण होते हैं, जिंक क्या कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, एक तो प्रोटीन संश्लेषण का, और दूसरा जो कार्य होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन संश्लेषण का। ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन होता है, हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करता है। कौन, जिंक। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जेट 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कौन सा पोषक तत्व है ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण में सहायक होता है या कार्य करता है, तो कौन सा हो गया आपका जिंक। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपका जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित उसके निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य किसमें, निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण हो गया, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करता है या इसके अंदर उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसके निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है, यहाँ पर आपका जो क्लोरोफिल बनता है उसके निर्माण में या पर्णहरित के निर्माण में क्या होता है, ये कार्य करता है। इसके बाद में इसकी कमी के लक्षण, अब कमी के लक्षण इसके जिंक है, जिंक की कमी के लक्षण होते हैं आपकी मध्यम पत्तियों में, जो मध्यम पत्तियां होती है पौधे के अंदर, उनके अंदर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी इस दुनिया में होने वाले जितने भी आपके जो छोटी पत्ती रोग होता है,
कौन सा रोग होता है? छोटी, नोट लगाकर लिख सकते हो आप यहाँ पर, सभी छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से? सभी छोटी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और लेकिन यहाँ पर बैंगन में नोट लगाकर अपवाद लिख सकते हो कि बैंगन में, बैंगन होता है, बैंगन में छोटी पत्ती रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा, तो अपवाद कह सकते हो इसका, बैंगन में छोटी पत्ती रोग, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और सभी छोटी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी के कारण, यदि कोई सी फसल आ जाए छोटी पत्ती रोग निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण बताना है। यदि आपके से पूछा जाए कि बैंगन में छोटी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा के कारण यहाँ पर छोटी पत्ती रोग उत्पन्न होता है। समझ गए? यहाँ पर क्लियर है ये चीज। आगे देखते हैं कि अगला जो पोषक तत्व है माइक्रोप्लाज्मा आएगा यहाँ पर। ठीक है, माइक्रो कर लेना इसको, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, जिंक हो गया। जिंक के बाद में अगला जो पोषक तत्व है अपना, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। अगला पोषक तत्व है बोरोन। यहां पर लिख देते हैं बोरोन। ये 9वां पोषक तत्व है। ठीक है, बोरोन है, तो बोरोन क्या होता है? पादप में प्रजनन में सहायक होता है। एक तो प्रजनन में सहायक, इसके अलावा ये आपका जो परागकण होता है, परागकण के निर्माण व यहाँ पर परागकण के निर्माण व उसके स्फुटन में सहायक होता है। या फिर आप कह सकते हो इसको कि परागनलिका के निर्माण में सहायक होता है, परागनलिका के निर्माण में सहायक होता है क्या? किसके निर्माण में सहायक होता है? परागनलिका के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखो ये प्रजनन में सहायक है, प्रजनन में सहायक है, तो ये किस प्रकार सहायक होगा? जो परागकण होता है उसके निर्माण में और उसका स्फुटन, या फिर आप कह सकते हो परागनलिका का जब निर्माण होता है तो उस समय ये क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो बोरोन होता है ये उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है, उपापचय क्रियाओं में सहायक, क्रियाओं में सहायक। अब ये पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं निभाते हैं, ये केवल सहायता करते हैं, उनके कार्य करने में सहायता करते हैं उपापचय क्रियाओं में। और ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक होता है, ऊर्जा के स्थानांतरण में। लेकिन ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? अरे ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपको, आंसर बताना है आपको कमेंट करके। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बताना है आपको, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक, उपापचय क्रियाओं में सहायक, परागकण के निर्माण और इसके स्फुटन या परागनलिका के निर्माण में सहायक, और प्रजनन में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? कैल्शियम और पोटेशियम के, कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपात को स्थिर बनाए रखता है, के अनुपात को स्थिर बनाए रखता है। कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को क्या करता है? ये स्थिर बनाए रखता है।
ठीक है। ये हो गया आपके इसके लाभ, और इसकी कमी के लक्षण लिखो अब। कमी के लक्षण, और कमी के लक्षण में यहां पर जो पत्तियां होती है वो चाबुक नुमा हो जाती है। चाबुक नुमा, कौन? पत्तियां। पत्तियां कैसी हो जाती है? चाबुक नुमा हो जाती है। कैसी हो जाती है? चाबुक नुमा हो जाती है। और शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाती है। जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसकी वृद्धि रुक जाती है। यहां पर लिख सकते हो आप, शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि ये क्या होता है, कैल्शियम और बोरॉन क्या होता है, पादपों में अगतिशील होता है। फास्फोरस जिंक क्या होता है, मृदा में गतिशील होता है। किसमें गतिशील होता है? मृदा में गतिशील होता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रभाव होगा वो शीर्षस्थ कलिकाओं में होगा, और शीर्षस्थ कलिकाएं कैसी हो जाएगी? वृद्धि रुक जाएगी, और पत्तियां कैसी हो जाएगी? चाबुक के समान हो जाएगी। ठीक है, मतलब आगे से तीखी और पीछे से मोटी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की इनकी संरचना बन जाएगी। और यहाँ पर जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। ब्राउनिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ब्राउनिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। और यहां पर टमाटर में फलों का फटना, टमाटर में फलों का फटना इसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। टमाटर में फलों का फटना, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर अंगूर में हैन एंड चिकन रोग उत्पन्न हो जाता है। किसमें? अंगूर में हैन एंड चिकन रोग उत्पन्न हो जाता है। हैन एंड चिकन रोग उत्पन्न हो जाता है किसके अंदर? अंगूर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके इसके बोरॉन है, ये कंप्लीट होता है आपका। कमी के लक्षण कंप्लीट हो गए, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगला पोषक तत्व पढ़ते हैं हम। अगला पोषक तत्व है आपका मोलिब्डेनम, एमओ। उतार लिया होगा इसको जल्दी से। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व है? मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम पौधों में क्या कार्य करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलें, और दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है उसमें सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक क्या होता है? सहायक होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, उसमें भी सहायक होता है। उसमें सहायक कारक की तरह कार्य करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम, एंजाइम में सहायक, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम में क्या होता है? ये सहायक होता है। इसके अलावा गाजर व मूली में, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो जड़ वाली फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है? जड़ वाली फसलें, प्रमुख रूप से गाजर व मूली, जैसे सलजम होती है, तो इनमें क्या होता है? मीठापन बढ़ाता है। मीठापन बढ़ाने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मीठापन बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? मोलिब्डेनम। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नाइट्रोजनेज एंजाइम के रूप में सहायक, और जड़ वाली फसलें जितनी भी होती है, गाजर व मूली में मीठापन में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जड़ वाली फसलें जितनी भी होती है उनमें मीठेपन के लिए सहायक होता है। और अब इसकी कमी के लक्षण देखते हैं। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, और इसके अंदर देखते हैं कि इसके जो प्रमुख रूप से कमी का लक्षण उत्पन्न होता है वो होता है आपका जो गोभी होती है,
गोभी में विप्टेल रोग उत्पन्न होता है। गोभी में विप्टेल रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में गोभी में विप्टेल रोग उत्पन्न हो गया और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये आपका रिंजका और नींबू होता है, रिंजका और जो नींबू होता है उसमें पत्ती धब्बा रोग उत्पन्न करता है। नींबू व रिंजका में पत्ती धब्बा रोग उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न करता है किसमें? नींबू और रिंजके में क्या करता है? पत्ती धब्बा रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा हो गया आपका? 3 3 6 3 9 10वां हो गया क्या ये 9 नंबर का। ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या कार्य करता है पौधे के अंदर? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो लवणीय मृदाएं होती है, लवणीय मृदाएं, मृदाओं में परासरणी दाब को बढ़ाता है ताकि जलावशोषण की क्रियाविधि आसानी से हो जाए। तो लवणीय मृदाओं में क्या करता है? परासरणी दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा यहां पर क्लोरीन के लिए कुछ संवेदनशील फसलें होती है, जैसे आलू, गन्ना। ये जो फसलें होती है आलू और गन्ना, इनके अंदर क्लोरीन युक्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। क्लोरीन यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पर इसके लिए क्या है? संवेदनशील। मतलब इसके अंदर यदि हम क्लोरीन की अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो इन फसलों में क्या हो जाता है? उत्पादन में कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इन दोनों को देखते हुए एक चीज लिख सकते हैं कि आपकी जो सोलेनेसी कुल की फसलें होती है उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है। सोलेनेसी कुल की फसलों में गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य, गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? सोलेनेसी कुल में क्या करता है? गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी कमी के लक्षण है वो देख लेते हैं हम। कमी और कमी के लक्षण क्या क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला लक्षण है वो है आपका पत्तियों के किनारे यहाँ पर जल जाते हैं। पत्तियों के किनारे जल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरीन कंप्लीट। इसके बाद में अगला पोषक तत्व है आयरन। Fe लोहा या आयरन 11 नंबर का हो गया। ठीक है, आयरन के अंदर देखते हैं जो ये होता है आयरन रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन अपचयन में क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यहाँ पर आप देख लेना कि ये जितने सूक्ष्म पोषक तत्व है ये किसी न किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, या एंजाइम की तरह भांति कार्य करने योग्य होंगे, या एंजाइमों के समान कार्य कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में। और यहाँ पर ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल निर्माण को तेज करता है, तेज करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक नहीं होता है, ये क्या करता है? उसकी क्रियाविधि को क्या कर देता है? तेज कर देता है, मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। स्वयं यहाँ पर प्रयोग होता है लेकिन इसकी क्रियाविधि क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रेट रिडक्टेज क्रिया को तेज करता है। नाइट्रेट पादपों में नाइट्रेट
रिडक्टेज क्रिया को तेज करता है। ठीक है, इसके बाद में कमी के लक्षण देखो, कमी के लक्षण। और कमी के लक्षण इसमें पहला लक्षण है पत्तियों की सिराएं पीली हो जाती है। पत्तियों की सिराएं पीली हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि सिराएं पीली नहीं होती है, ग्रीन रहती है, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, सिराएं पीली रहती है जबकि बाकी पार्ट क्या रहता है, हरा रहता है। पत्ती की सिराएं पीली पड़ जाती है। यदि यहां पर आप एक चीज नोट लगाकर लिख सकते हो, पूर्ण हरिमहीनता, पूर्ण हरिमहीनता मैग्नीज की कमी के कारण होती है। मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो जितने पोषक तत्व है, जैसे मान लो हम आयरन की कमी हो गई, तो यहाँ पर पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाएगी, बाकी पत्ती क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्लोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है, मतलब पत्तियां पीली होने लग गई है, तो यहाँ पर कौन सा रोग हो जाएगा, हरिमहीनता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और पूर्ण हरिमहीनता किसके कारण, मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला तत्व है आपका मैग्नीज है, और मैग्नीज के बारे में देखते हैं। मैग्नीज है श्वसन व क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, श्वसन की क्रियाविधि में सहायक, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। ठीक है, यहाँ पर किसकी क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि हो गई, और एक कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एंजाइम की तरह कार्य करता है। एंजाइम की तरह कार्य करता है कौन, आपका मैग्नीज क्या करता है, एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसके अलावा पर्णहरित व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। आपका जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट हो गया, पर्णहरित के निर्माण में, और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। मतलब पादपों में मीठापन बढ़ाने के जो फल होते हैं उनमें मीठापन बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण यहाँ पर लिख लेते हैं। कमी के लक्षण देखो, यहाँ पर कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखो इधर देख सकते हो, श्वसन की क्रियाविधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कम हो जाएगा, एंजाइमों की तरह कार्य नहीं करेगा तो एंजाइमों की क्रियाविधि कम हो जाएगी, तो पादप की जो उपापचय क्रियाएं होती है वो कम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम हो गया तो क्या हो जाएगी, पोटास की कमी हो जाएगी। ये तो सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्तियां होती है वो चितकबरी हो जाती है। ठीक है, पत्तियां चितकबरी। इसके अलावा पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग हरा रहता है, शीर्ष भाग क्या रहता है, हरा रहता है, और आधार भाग क्या रहता है, यहां पर किस प्रकार का रहेगा। देखो शीर्ष भाग हरा रहेगा और आधार भाग सूख जाता है। जो पत्तियां होती हैं उनमें पत्तियां पहले बार तो चितकबरी हो जाएगी, और पत्तियों का जो शीर्ष भाग होगा वो तो हरा रहेगा। जैसे अभी मैंने पत्ती बनाई थी, यहाँ पर इस प्रकार से पत्ती मान लो ये, ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पर, और ये इस प्रकार की पत्ती है, तो इसका शीर्ष भाग रहेगा ये तो हरा रहेगा, और यहाँ का जो आधार भाग रहेगा ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इस प्रकार के इसकी कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के जो क्रियाविधि है, लाभ है, वो तो इस प्रकार है। श्वसन की क्रियाविधि में सहायक है, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में एंजाइमों की तरह कार्य करता है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और इसके बाद में कमी के लक्षण, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, अभी मैंने लिखवाया था आपको कि पूर्ण हरिमहीनता मैग्नीज की कमी के कारण होती है। क्लियर है, इस प्रकार से इसकी कमी के लक्षण है।
आगे देखते हैं अगला पोषक तत्व है मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कुल अनिवार्य पोषक तत्वों या आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो अगला पोषक तत्व है मैग्नीज हो गया आपका। मैग्नीज के बाद में आता है कॉपर। देखो जो कॉपर होता है, कॉपर जो पोषक तत्व होता है वो क्या करता है कि यदि कॉपर की कमी हो जाती है तो उन पौधों में कवक जनित रोग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कवकों से सुरक्षा करता है, कौन करता है? कॉपर। कॉपर यहाँ पर क्या करता है, कवकों से सुरक्षा करता है। ठीक है, एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाता है, एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को बढ़ाता है या प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। यहाँ पर कौन कौन? कॉपर। कॉपर क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने का कार्य करता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या कार्य करता है कि आपकी जो एंजाइमों की क्रियाशीलता होता है उसको बढ़ाता है और कवकों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और इसकी कमी के लक्षण, कमी के जो लक्षण हैं वो है ऊपरी पत्तियां पीले रंग की, पीले रंग की हो जाती है। और इसके बाद में यदि यहाँ पर देखिए तो ज़्यादा कमी होती है तो क्लोरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादा कमी पर क्लोरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पोषक तत्व हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक पोषक तत्व रह गया है निकिल, थोड़ी क्लास लंबी हो गई इस वजह से। ठीक है, तो अगले वाली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है तो वो बता देंगे आपको। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।